तो यहां पर हमने फ्रिज का कंप्लीट सेटअप लगा के तैयार कर दिया। देखिए यहां पर सबसे पहले लगाया हुआ है कंप्रेसर। ये जो कंप्रेसर है देखिए हमारे फ्रिज का कंप्रेसर, उसके बाद कंडेंसर और यहां पर है एवापोरेटर। ये पूरा सेटअप लगा के तैयार कर दिए। फ्रिज हमारी कैसे कार्य करती, कैसे उसमें गैस भरते हैं, क्या क्या प्रक्रिया होती, किस प्रकार से वो ठंडा करती है, यहां तक गैस चार्ज करके और टेम्परेचर मीटर से टेम्परेचर भी चेक करके दिखाएंगे कि कितना टेम्परेचर होता है या कितना टेम्परेचर तक हमारी फ्रिज ठंडा कर सकती है और ये कैसे ठंडा करती है, वो सारी चीजें इसमें दिखाएंगे। सबसे पहले बात करें कि ये हमने लगाया कैसे है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले एक भाग है कंप्रेसर मोटर। ये फ्रिज में जहां देखते हैं वहां लगा होता है कंप्रेसर फ्रिज के पीछे। ये कंप्रेसर एक मोटर होता है, इसके अंदर 3 लाइनें होती हैं, मतलब 3 पाइपें इसमें से निकली होती हैं, जिसमें एक पाइप का नाम होता है सक्शन लाइन, एक का नाम होता है डिस्चार्ज लाइन और एक का नाम होता है चार्जिंग लाइन। मतलब सक्शन लाइन नाम से पता चलता है ना, सक्शन करता है मतलब गैस को खींचता है, और डिस्चार्ज लाइन खत्म करता है, बाहर निकालता है, मतलब यहां से गैस बाहर निकलती है, और चार्जिंग लाइन गैस या ऑयल चार्ज करते समय प्रयोग किया जाता है। तो ये 3 लाइनें इसमें होती हैं। यह एक मोटर होता है, और वैसे तो इसका बात करें तो सिर्फ इतना समझिए, एक तरफ से हवा को खींचता है, दूसरी तरफ से फेंकता है। जैसे दमकल वाला ट्यूबवेल होता है ना, वो क्या करता है, एक तरफ से पानी खींचता है, दूसरी तरफ से फेंकता है। ये उसी तरह से एक साइड से हवा खींचता है, दूसरी साइड से फेंकता है। फिर इसको कनेक्ट किया जाएगा, ये दूसरा भाग हमारा है कंडेंसर में। देखिए कंप्रेसर के नीचे एक रबड़ लगा होता है, यहां पर देखेंगे ये ग्रोमेट रबड़ लगा होता है। देखिए हमने पूरा सेटअप के साथ बिल्कुल जैसे फ्रिज में लगा होता है उस प्रकार से लगा करके इसको सेट किया है। तो ये कंप्रेसर बिल्कुल सही सेट है ठोस रूप से। और उसके बाद ये कंडेंसर है। फ्रिज के पीछे ऐसी जाली देखे होंगे, ये कंडेंसर होता है। कार्य क्या करता है, ये गैस को घुमा घुमा के इतना ठंडा कर देता है कि गैस को वेपर से द्रव में यानी बिल्कुल भाप को पानी बना देता है। वैसे तो ये लोहे का बना है, लेकिन बस इतना ही है ना कि ये गैस को इतना घुमाता है कि घुमा के ठंडा करके वेपर से द्रव में बदलता है। यहां पर देखिए हमने इसका जो स्टैंड लगाया है, देख सकते हैं जो फ्रिज का ओरिजिनल स्टैंड होता है ये वही वाला स्टैंड है। यहां पे लगा करके सिर्फ इसको ऐसे मोड़ देना होता है, जिसपे ये रुक जाता है। देखिए ना इसके अंदर जाएगा ना इससे बाहर निकलेगा। उसी तरह से टोटल 4 स्टैंड ये लगे होते हैं, फ्रिज में भी 4 लगे होते हैं, और यहां पर भी हमने 4 लगा के बिल्कुल शॉर्ट तैयार किया है। अच्छा आगे अब अगला भाग हमारा है एवापोरेटर। ये जो एवापोरेटर है देखिए बिल्कुल हमने बढ़िया तरीके से मजबूती से लगाया। ये देख रहे हैं ना एक लोहे का रॉड, इसको हम अलग से वेल्डिंग करवा करके ले आए हैं और यहां पर लगाए हैं। तो इस प्रकार से देखिए ये भी स्टैंड पे लगा करके टी बना करके बिल्कुल सेट किया गया है। ये हो गया हमारा एवापोरेटर। तो ये तो है इसका पूरा सेटअप। और एवापोरेटर क्या करता है, ठंडा करता है। इसको फ्रीजर के नाम से जानते हैं लोग, जानते हैं ना, ये वही भाग है। चलिए बात करें कि अब हमें ये जो कंप्रेसर मोटर है इसको हमें यहां पर जोड़ना है। नजदीक से दिखाइए कंप्रेसर का डिस्चार्ज लाइन। देखिए कैसे पता चलेगा, यहां पर देखिए ये पिन लगा है ना, ये मत समझिएगा, इसको छोड़ दीजिए, इसको मत देखिए, ये समझिए नहीं है। कंप्रेसर का डिस्चार्ज लाइन पतली होती है और सक्शन लाइन मोटी होती है, ये इसकी पहचान होती है। अगर नहीं जाए पता और नहीं मोटा पतला चल रहा है तो कोई बात नहीं, कंप्रेसर को चालू करके भी देख सकते हैं। जहां से हवा को फेंका वो डिस्चार्ज लाइन और जहां से खींचा वो सक्शन लाइन। चालू करने के लिए क्या करना होगा, देखिए ये कंप्रेसर के पीछे रिले और ओएलपी लगा होता है, इसको हम बोलते हैं रिले और ओएलपी। यह एक रिले है और यह है ओएलपी। कंप्रेसर में 3 पिने होती है, जिसमें एक है कॉमन, एक है रनिंग और एक है स्टार्टिंग। कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग। तो देखिए ये जो एलजी का कंप्रेसर है, एलजी का कंप्रेसर यहां पर देख सकते हैं, ये स्टिकर देखिए, एलजी का कंप्रेसर है ना, ये 42 नंबर का एलजी का जो कंप्रेसर होता है उसमें रनिंग और स्टार्टिंग ऊपर की साइड में होता है और कॉमन नीचे की साइड में है। तो और बाकी के जो कंप्रेसर होते हैं उसमें इसका उल्टा होता है, मतलब कॉमन उसमें ऊपर होता है, रनिंग स्टार्टिंग नीचे होते हैं। बाकी कहीं भी हो क्या फर्क पड़ता है, जो पिन अकेली है वो कॉमन है। क्या करेंगे, कॉमन वाले में हमें ओएलपी लगाना है। तो इस तरह से देखिए लगा करके ओएलपी लगा देंगे। ये तार जोड़ने के लिए पॉइंट है, तो जो हमारे पास दोनों तार है न्यूट्रल और फेस के, इसमें लगा देना। एक को हमने यहां लगा दिया। अब हमें लगाना है रिले। रिले में ये 2 छिद्र दिख रहे हैं ना, ये रनिंग और स्टार्टिंग पे लग जाएंगे और उसके बाद दाहिने साइड में लग जाएगा ये हमारा फेस। तो बस कंप्रेसर मोटर इतने से ही चालू हो जाएगा। एक बार हम बोर्ड में सप्लाई देते हैं, यहां पर देखिए मेरे पास बोर्ड भी है, सप्लाई देते हैं, स्विच को ऑन करते हैं, कंप्रेसर मोटर चालू हो गया। देखिए यहां से देखिए हवा को ये फेंक रहा है, जो इसका डिस्चार्ज लाइन होता है वहां से हवा को ये फेंकता है। तो आवाज सुन पा रहे होंगे।
तो यहां से हवा को फेंक रहा है। और डिस्चार्ज लाइन में जोड़ना हमें क्या है, ये कंडेंसर। देखिए ये कंडेंसर नया लेकर के आए हैं। जब भी हम नया कंडेंसर लाते हैं ना, तो यहां देखेंगे कि कंडेंसर तो वैसे लोहे का होता है, लेकिन शुरू का जो सिरा है जहां पर अभी हमें जोड़ना है, इस रबड़ लगा हुआ है, रबड़ को हम निकालते हैं। यहां देखिए थोड़ा सा कापर बनाया हुआ होता है, यानी इस कापर में जब हम वेल्डिंग करते हैं तो आसानी से वेल्डिंग हो जाती है। अब हमें इसको जोड़ना है यहां पर। देखिए अगर हम इस तरह से जोड़ रहे हैं तो हमारी पाइप थोड़ी अच्छी नहीं लग रही। हम क्या करें, इसको अच्छे से यहां से ला रहे हैं, मोड़ करके जोड़ रहे हैं। तो जो सबसे पहले कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन को कंडेंसर से जोड़ना है, इसके लिए हमने अलग से एक पाइप ले लिया। देखिए इस प्रकार से पाइप बेंडर के द्वारा मोड़ करके इस प्रकार से, ताकि एक तरफ इधर हम कंडेंसर को जोड़ सके और यहां पर डिस्चार्ज लाइन में जोड़ देंगे। इस प्रकार से ये पाइप जुड़ी हुई हमारी पूरी दिखाई देगी। और ये वाली पाइप देखिए कंडेंसर की पाइप है। तो इसको हम यहां से वेल्डिंग करते हैं। वेल्डिंग करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन में एनआरबी लगा हुआ है ना, ये इसलिए लगाया गया क्योंकि पहले ये कंप्रेसर वर्कशॉप बनाया गया था कुछ काम के लिए, तो इसलिए यहां पे एनआरबी जोड़ दिया गया था। फिलहाल अभी हमें इसको खोलना पड़ेगा, तो हम इसको खोल देते हैं। और खोलने के लिए सबसे पहले ये हमारे पास ब्यूटेन गैस है और ये इसके ऊपर का वेल्डिंग गन है, यानी कैन है। तो इसी के जरिए हम गर्म करके इसको खोलेंगे। यहां से इसको हम लगा लेते हैं और थोड़ा सा इसके गैस को खोलते हैं, माचिस जलाते हैं। देखिए इसी प्रकार से हमें वेल्डिंग करना होगा। तो इस तरह से माचिस जलाएंगे और पाइप को गर्म करना होगा हमें। जो डिस्चार्ज लाइन है यहाँ पर देखिए, ये जो डिस्चार्ज लाइन है इसको हम गर्म करेंगे। जब ये गर्म हो जाएगा तो इसको पकड़ के यहाँ से खींच लेंगे, आसानी से ये निकल जाएगा। और नजदीक देखिए जब ये गर्म हो जाएगा तो इस तरह से खींच लेंगे और ये निकल जाएगा। इसको हटा लेते हैं। तो देखिए कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन में हमने जोड़ने के लिए यहाँ पर एक पाइप बना लिया है। यहाँ से देखिए ओवर साइज का एक पाइप लगाए ताकि यहाँ पे फ्लेयर नहीं बनाना पड़ेगा। और इस तरह से लगा करके और कंडेंसर के इनपुट में, यानी जो कंडेंसर का इनपुट है यहाँ पे लगा के हमें वेल्डिंग कर देना है। यानी कंप्रेसर का डिस्चार्ज लाइन कंडेंसर से जुड़ जाएगा और जो सक्शन लाइन है, जो एवापोरेटर से आई हुई पाइप है, इसको हमें सक्शन लाइन में जोड़ना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए एक पाइप यहाँ लगाएंगे, यानी जो ये सक्शन लाइन की पाइप है यहाँ पर, और यहाँ से लगा करके जो एवापोरेटर से आई हुई पाइप है इसको लगा के हमें वेल्डिंग करना है। यानी ये दोनों पाइपें हमें वेल्डिंग करना है। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्चार्ज लाइन को जोड़ेंगे और उसके बाद कंडेंसर के आउटपुट में अभी फिल्टर भी जोड़ना बाकी है, तो उसको भी जोड़ेंगे। सबसे पहले यहां पर हम डिस्चार्ज लाइन को अच्छे प्रकार से जोड़ लेते हैं, फिर मिलते हैं। तो देखिए कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन के पाइप को यहां पर हमने वेल्डिंग कर दिया है। डिस्चार्ज लाइन से गैस निकल के कंडेंसर में जाएगी, यहां पर भी वेल्डिंग कर दिया है। अब ये गैस निकल के जाएगी कंडेंसर में और कंडेंसर गैस को घुमा घुमा के ठंडा करके वेपर से द्रव में बदलेगा और कंडेंसर के बाद गैस निकलेगी यहां से फिल्टर में जाने के लिए। तो कंडेंसर का जो आउटपुट है वहां पे लगाना हमें फिल्टर। तो ये फिल्टर को लगा करके इसमें, और हमें इस प्रकार से देखिए यहां पे लगा के हमें वेल्डिंग करना है। तो ये अगर हम पूरा डालें तो ये बहुत अंदर चला जाएगा। इसको हमें थोड़ी ही दूर अंदर डाल करके और प्लायर के द्वारा इसके मुंह को थोड़ा सा दबा देंगे ताकि ये इसमें से निकले ना और बाहर गिरे ना, और बाकी सही तरीके से इसमें ठोस रूप से बैठ जाए। और इसको फिर ऐसे दबा करके, दबाने के बाद इसको हम वेल्डिंग करके जोड़ देंगे। और जोड़ने के बाद इसका जो अगला पॉइंट है, देखिए यहां पर हम वेल्डिंग करेंगे और इसका जो अगला पॉइंट है, जो एवापोरेटर से आई हुई कैपिलरी ट्यूब है, यानी जो कैपिलरी ट्यूब एवापोरेटर में जुड़ी है उसमें लगा करके इसको हमें यहां पर जोड़ना है, वेल्डिंग करना है। यानी कि कंडेंसर के आउटपुट में फिल्टर और फिल्टर के आउटपुट में कैपिलरी लगा के इस तरह से हमें वेल्डिंग कर देना है। तो इन दोनों जोड़ों को वेल्डिंग करके हम जोड़ देते हैं। तो देखिए कंडेंसर के आउटपुट में हमने फिल्टर को वेल्डिंग करके जोड़ दिया है। तो देखिए कंडेंसर के आउटपुट में फिल्टर जोड़ दिया, आगे कैपिलरी ट्यूब जोड़ दिया और ये पूरा एवापोरेटर से गैस अब होके जा रही है। कंप्रेसर मोटर को हमने सप्लाई देके चालू भी कर दिया। अब देखिए इस समय डिस्चार्ज लाइन से गैस निकल के जा रही है कंडेंसर में। कंडेंसर से गैस घूमने के बाद फिल्टर, कैपिलरी और एवापोरेटर से होने के बाद एवापोरेटर के आउटपुट में यहां पर गैस आ रही है। देखिए इस समय हम इस अवस्था में एवापोरेटर की फ्लैक्सिंग करना होता है, तो इसी प्रकार से करते। बाकी हमारा कंडेंसर और एवापोरेटर दोनों नया है, इसलिए हम इसकी फ्लैक्सिंग नहीं कर रहे हैं। तो देखिए यहां से गैस अब निकल रही है। एवापोरेटर के आउटपुट को इस तरह हाथ के अंगूठे से हमने दबाया और जैसे ही छोड़ रहे हैं यहां से देखिए प्रेशर निकल रहा है। तो इस तरह से हमने यहां पे लगा दिया। अब हमें सिर्फ जोड़ना बाकी रह गया है कि एवापोरेटर का आउटपुट और कंप्रेसर मोटर का सक्शन लाइन की पाइप को इस तरह से हम लगाएंगे और वेल्डिंग करके इस तरह से जोड़ देंगे। तो यहां पर एक वेल्डिंग यहां पर है और दूसरी हमारी वेल्डिंग यहां पर है। दोनों वेल्डिंग करके और उसके बाद दिखा। तो सबसे पहले कंप्रेसर मोटर को बंद कर देते हैं। तो देखिए इस प्रकार से कंप्रेसर मोटर के डिस्चार्ज लाइन में हमने पाइप जोड़ करके कंडेंसर को अच्छी प्रकार से जोड़ दिया।
कंडेंसर के आउटपुट में फिल्टर जोड़ दिया, यहां पर देख सकते हैं वेल्डिंग, और फिल्टर के बाद कैपिलरी ट्यूब को बिल्कुल अच्छी प्रकार से जोड़ दिया, और कैपिलरी के बाद ये पाइप जाती है इवापोरेटर में, और इवापोरेटर से गैस निकल के आती है सक्शन लाइन में। इस पाइप को भी हमने अच्छी प्रकार से वेल्डिंग करके जोड़ दिया। तो देखिए ये हमारा मैकेनिकल सिस्टम तैयार हो गया, कंप्रेसर, कंडेंसर और फिल्टर, कैपिलरी ट्यूब और इवापोरेटर, ये पांचों मैकेनिकल भाग तैयार हो गए। अब जो हमारा कंप्रेसर मोटर है, जब हम इसमें गैस चार्ज करते हैं या ऑयल चार्ज करते हैं, तो जो ये इसकी सक्शन लाइन या चार्जिंग लाइन है ना, इस चार्जिंग लाइन में हमें एक एनआरबी वाल्व जोड़ना होगा, एनआरबी पिन लगाना होगा। तो देखिए इस प्रकार की हमारी एनआरबी है, और इसमें हमने फ्लेयर बना लिया, और यहां पर लगा करके इसको वेल्डिंग करके इस प्रकार से जोड़ देना है, ताकि अब हम इसमें गैस चार्ज कर सकें या ऑयल चार्ज कर सकें, इस कंप्रेसर में प्रेशर चढ़ा सके लीकेज वगैरह चेक करने के लिए कि क्या जो हमने जोड़ा है उसमें कहीं लीकेज तो नहीं रह गया, वो कंफर्म करने के लिए प्रेशर भी चढ़ा सके। इसके लिए हमें इसको यहां पे वेल्डिंग करके जोड़ना होगा, तो हम इसको भी जोड़ देते हैं। तो देखिए सभी पाइपों को वेल्डिंग करके हमने जोड़ दिया। अब इसमें गैस चार्ज करने की प्रक्रिया को अपनाना है। तो गैस चार्ज करने के लिए सबसे पहले हमें इसमें प्रेशर चढ़ाना होगा। प्रेशर चढ़ाने का मतलब यह होता है कि सिस्टम की पाइपों के अंदर ये जो हमने कई जगह वेल्डिंग किया है, इन वेल्डिंगों पे कहीं लीकेज तो नहीं रह गया। अगर लीकेज है तो उसे हमें कंफर्म करना होगा। तो लीकेज चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए इस प्रकार का हमें गेज लेना होगा। ये मैनीफोल्ड गेज है, अगर हमारे पास सिंगल गेज है तो भी हम काम कर सकते हैं, बाकी ये मैनीफोल्ड गेज है यानी डबल वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहां पर हमने दो पाइपों को लगाया हुआ है ब्लू वाले में। वैसे तो प्रेशर चढ़ाने के लिए हमें रेड वाले गेज का यूज करना चाहिए, लेकिन हम ब्लू वाले का कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ब्लू वाला गेज अगर हमारे पास है तो हम सारे काम कर सकते हैं, और रेड वाले गेज से हम सिर्फ प्रेशर चढ़ा सकते हैं। कारण ये होता है कि ब्लू वाले में ये जो सुई का पॉइंट होता है, इसमें सुई माइनस में भी जा सकती है। फिलहाल देखिए जहां पे जीरो पे है, इससे और नीचे जाने का जगह इसमें है, तो इसलिए ये सुई माइनस में भी जा सकती है, लेकिन अभी हमें माइनस में नहीं भेजना है, प्लस में भेजना है, हमें इसमें प्रेशर चढ़ाना है। तो देखिए गेज के हैंडल को हम यहां टांग लेते हैं, यहां पे लटका दिया हमने, और देखिए जो हमारा प्रेशर गेज वाला हैंडल है उसका हैंडल को हम ऑफ कर देते हैं, मतलब टाइट कर देते हैं, मतलब बंद कर देते हैं। जिस गेज का हमें यूज करना होता है उसका हैंडल ढीला रहता है, और जिसका यूज नहीं रहता है उसका हैंडल बंद रहता है। तो हमने कंपाउंड गेज के हैंडल को ढीला कर दिया है और प्रेशर गेज के हैंडल को टाइट कर दिया है। अब देखिए यहां पर हमारे पास है दो पाइपें, एक पीली कलर की पाइप है जिसको हमने बीच में लगाया है, एक ब्लैक कलर की पाइप है जिसको हमने साइड में लगाया है। अब ये जो ब्लैक कलर साइड में पाइप है, देखिए इसी में जितना दबाव होगा उतने दबाव को यानी उतने प्रेशर को, फ्रिज के अंदर जितना प्रेशर भरेगा ये सुई बताएगा। तो हमें फ्रिज का प्रेशर नापना है, मतलब इसको हम लगाएंगे फ्रिज के कंप्रेसर का जो चार्जिंग लाइन है, यहां पर देखिए इसी चार्जिंग लाइन में हमें इसको लगा के टाइट कर देना है। तो इस तरह से यहां पर हमने एनआरबी लगा दिया है, और चार्जिंग लाइन में लगा करके इसको अच्छी प्रकार से टाइट कर देंगे ताकि यहां से लीकेज भी ना हो। तो इस प्रकार से देखिए हमने इसको अच्छी प्रकार से चूड़ी पे टाइट कर दिया। अब ये जो हमारी दूसरी वाली पाइप है इसके लिए हमें लेना होगा एक वर्कशॉप कंप्रेसर। ये देखिए हमारा वर्कशॉप कंप्रेसर है। वर्कशॉप कंप्रेसर क्या होता है, ये फ्रिज का ही कंप्रेसर होता है, बस इसमें एनआरबी लगा दिया जाता है, इस तरह का देखिए पिन लगा दिया जाता है जिसमें हम पाइप को टाइट कर सके। तो इसके डिस्चार्ज लाइन में हम लगा रहे हैं यहां पर। तो डिस्चार्ज लाइन में लगाने से क्या होगा कि जब इस कंप्रेसर मोटर को हम चालू करेंगे, ये डिस्चार्ज लाइन से हवा को फेंकेगा और गेज से होते हुए हवा पूरे सिस्टम में प्रेशर भरेगा, जिससे हमें कहीं लीकेज होगा तो पता चलेगा। तो चलिए कंप्रेसर मोटर को हम चालू करते हैं। यहां पर हमारे पास बोर्ड है, और इस बोर्ड में हम क्या करते हैं, यहां पर देखिए सप्लाई देते हैं कंप्रेसर को और स्विच को ऑन करते हैं। कंप्रेसर मोटर चालू हो गया। अब देखेंगे ये जो गेज की सुई है ये धीरे धीरे ऊपर उठेगी, और अगर कहीं लीकेज होगा, हल्का लीकेज होगा या बड़ा लीकेज होगा तो अभी पता चलेगा आवाज से, नहीं तो अगर बहुत बारीक लीकेज होगा तो जब पूरा प्रेशर भर जाएगा तो हम साबुन या शैंपू का झाग बनाएंगे और सभी जोड़ों पर जो अभी हमारे जोड़ हैं सभी जोड़ों को बारी बारी से चेक करेंगे। तो गेज की सुई देखिए यहां पर ये ऊपर बढ़ रही है, गेज की सुई देखिए ये धीरे धीरे करके ऊपर बढ़ रही है। तो हम इसमें प्रेशर चढ़ा लेते हैं गेज के हिसाब से, इसके हिसाब से लगभग 200 से 250 तक हम इसमें प्रेशर चढ़ा लेते हैं और उसके बाद लीकेज चेक करेंगे। तो देखिए गेज में हमारा पूरा प्रेशर चढ़ चुका है, यहां पर लगभग 250 के करीब है, 250 से थोड़ा सा नीचे है यहां पर देखिए। तो अब हम इसको थोड़ी देर इंतजार करेंगे, लगभग 5 से 7 मिनट। क्या यह सुई धीरे धीरे नीचे आ रही है? अगर नीचे आ रही है तो इसका मतलब यह हुआ कि पूरे सिस्टम में कहीं ना कहीं लीकेज होगा। बाकी उससे पहले अगर हम कंफर्म करना चाहते हैं तो इस तरह से साबुन या शैंपू का कुछ झाग बनाएंगे।
साबुन या शैम्पू का देखिए कुछ इस प्रकार से झाग बनाएंगे और झाग को लगा करके जो हमने वेल्डिंग किया, देखिए ये झाग दिखाइए नजदीक से, जो हमने वेल्डिंग किया है वहां पर लगा करके इसको चेक करना। देखिए यहां पर लीकेज नहीं है। इसी तरह से हम अगले वाले को चेक करते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं, देखिए क्या यहां पर लीकेज है। तो इसी तरह से हमें जितने भी जोड़ हैं सभी जोड़ों को चेक करना। इस तरह से झाग बनाएंगे और ऐसे लगा करके चेक करेंगे, देखिए यहां पर। और इसके अलावा इधर भी हमारे कई सारे वेल्डिंग थे, हम सभी को बारी बारी से चेक कर लेंगे इसी तरह से साबुन या शैम्पू का झाग बना करके। तो देखिए इस प्रकार से सभी लीकेज को चेक कर लेंगे। अगर कहीं पे लीकेज होगा तो वहां पे ऐसे बुलबुला निकलेगा, तो यहाँ पे हमारा सभी जोड़ सही है, बिल्कुल अच्छी प्रकार से जुड़ा हुआ है, मतलब कहीं पर भी लीकेज नहीं है। और जो प्रेशर गेज की सुई है उसको भी ध्यान से देखिए, वो सुई हमारी वहीं पे रुकी हुई है, वो सुई नीचे नहीं आ रही है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो समझिए लीकेज नहीं है। और अब हम अगली प्रक्रिया अपनाएंगे जिसे हम बोलते हैं वैक्यूम करना। वैक्यूम करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस कंप्रेसर मोटर में जो हमने प्रेशर भरा है उस प्रेशर को निकालना पड़ेगा ना। निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहां पर थोड़ा नजदीक से दिखाएगा, ये जो हमारा हैंडल है, अगर इसके हैंडल को हम ढीला करेंगे ना तो इसके अंदर की गैस निकलेगी। देखिए यहां से हवा निकल रही है, गैस का मतलब हवा ही निकल रही है। अभी तो देखिए यहां से हवा निकली कुछ, और बाकी इसको हम जब ढीला करेंगे तो यहां से हवा निकलेगी। ये हैंडल ढीला होगा तभी इसके अंदर की हवा निकलेगी। जो पहले हवा निकली वो सिर्फ इसके पाइप की निकली। बाकी यहां से हम इसको भी ढीला करके खोल लेते हैं। जो हमारा वर्कशॉप कंप्रेसर में ये नट लगा हुआ है इसको भी हम ढीला कर लेते हैं, क्योंकि वर्कशॉप कंप्रेसर का काम अब हमारा खत्म हो गया। यहां पर हमने इसको थोड़ा सा ढीला करके छोड़ दिया, गैस धीरे धीरे करके निकल रही है। तब तक हम यहां पर लगाएंगे वैक्यूम पंप मोटर। तो अब देखिए अब हमें इसका वैक्यूम करना है। वैक्यूम करने के लिए हमने ले लिया वैक्यूम पंप मोटर। वैसे इसको वर्कशॉप कंप्रेसर से भी वैक्यूम किया जा सकता है, लेकिन अगर किसी का भी वैक्यूम आप बहुत अच्छी प्रकार से करना चाहते हैं, बिल्कुल सोचते कि चोक ना हो, तो आप वैक्यूम पंप का यूज करिए, बिल्कुल अच्छी प्रकार से वैक्यूम करेगा। क्योंकि ये अंदर की हवा को खींचने के साथ साथ उसके अंदर की नमी, यानी ये जो पाइपें हैं ना, जो कंडेंसर है, जो इवापोरेटर है, इसकी जो पाइपें हैं उस पाइपों के अंदर अगर कहीं पे नमी लगी होगी उस नमी को भी खींच करके ये बिल्कुल सुखा देता है। तो इसलिए वैक्यूम पंप से अगर वैक्यूम करके गैस चार्ज करते हैं तो चोक होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, मतलब बहुत अच्छी प्रकार से ये वैक्यूम करता है। यहां पर देखिए लगभग हमारी पूरी गैस निकल चुकी है। वैक्यूम पंप को यहां पर हम सप्लाई में लगा के अभी छोड़ देते हैं। बाकी देखिए जो हमारा वर्कशॉप कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन में पाइप लगी थी, वही पाइप अगर वर्कशॉप कंप्रेसर होता तो सक्शन लाइन में लग जाती, लेकिन यहां पर लगेगी वैक्यूम पंप मोटर में। यहां पर दिखाइए, यहां पर देखिए इस प्रकार का चूड़ी बनी होती है, इसमें लगा के हमें टाइट करना। वैसे होती करती क्या जानते हैं, ये हवा को खींचती है। यहां से कम से एक बार वैक्यूम पंप को चालू कर देते हैं और देखिए हम ऑन करते हैं। देखिए ये क्या करता है, यहां से हवा को खींचता है, यहां से हवा को खींचता है। तो जब हम इसको लगा देंगे वैक्यूम करने के लिए तो ये क्या करेगा, अंदर की हवा को खींचेगा, यानी पूरी फ्रिज के अंदर की हवा को क्या करेगा, खींच करके बिल्कुल बाहर फेंक देगा। अब कहेंगे सर फ्रिज के अंदर हवा कहां से आ गई। हवा का मतलब ये होता है, देखिए कोई भी जगह हो जहां पे कुछ नहीं होता है ना, वहां पे हवा जरूर होती है। तो ये देखिए ये वाला वाल्व हमें टाइट करना है और ये वाला वाल्व हमें खुला रखना है। अब देखिए तो अब हम ये कर रहे हैं वैक्यूम। वैक्यूम करने का ये मतलब होता है पूरे सिस्टम की पाइपों के अंदर की नमी को बाहर निकालना। मतलब अभी हम इसमें प्रेशर भरे थे, हैंडल को हमने ढीला किया, अंदर की पूरी हवा बाहर निकल गई, लेकिन जहां पर कुछ नहीं होता वहां पे हवा जरूर होती है ना। मतलब मान लीजिए कि 95% हवा निकल गई, फिर भी 5% हवा इसके अंदर रही जाती है। उसी 5% हवा को निकालने के लिए हम इसका वैक्यूम करते हैं। वैक्यूम करते समय इस गेज की सुई नजदीक से दिखाइए, इस गेज की सुई माइनस की तरफ जाती है और ये जाती है -30 तक। ये गेज की जो सुई है वो जाती है -30 तक, यहां पर देख सकते हैं पूरा माइनस तक जाएगी। और -30 पे तो वैसे ये बहुत जल्दी चली जाती है जब हम वैक्यूम पंप से करते हैं, लेकिन फिर भी इसको देर तक करना चाहिए। कम से कम फ्रिज का अगर वैक्यूम कर रहे हैं तो 10 से 15 मिनट तक वैक्यूम करना चाहिए, ताकि अच्छी प्रकार से वैक्यूम हो जाए और बिल्कुल बढ़िया से। अगर वर्कशॉप कंप्रेसर से वैक्यूम कर रहे हैं तो इतनी देर वैक्यूम करने की जरूरत नहीं है, वो कंप्रेसर नहीं तो जो वर्कशॉप है वो गर्म हो जाएगा, वो खराब हो सकता है। लेकिन वैक्यूम पंप से कर रहे हैं तो 15 मिनट अगर वैक्यूम कर दे रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया से पूरे फ्रिज के अंदर की नमी वगैरह सब साफ हो जाएगी और गैस चार्ज करने के लिए बहुत ही परफेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर देखिए हमने पूरे सिस्टम को यहां पर कर लिया है, वैक्यूम हो रहा है। 10 मिनट इसको छोड़ देते हैं, कम से कम इसको 10 मिनट तक बढ़िया से वैक्यूम हो जाने देते हैं और उसके बाद अब हम करेंगे इसमें गैस चार्ज। तो देखिए कंपाउंड गेज की सुई -30 पे आ चुकी है और पूरा वैक्यूम हो चुका है। वैक्यूम पंप को हम बंद कर देते हैं और वैक्यूम पंप को यहां से हटा लेते हैं। अब इसका काम खत्म हो गया, हैंडल भी यहां से ऑफ है।
अब हमें क्या करना है, इसके अंदर गैस चार्ज करना है। तो देखिए R134A गैस हमारे पास है, यहां पर सिलेंडर वाल्व लगा हुआ है। अब हमें इसमें गैस चार्ज करना है। गैस चार्ज करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो हम वैक्यूम पंप से चार्जिंग पाइप को खोले हैं उसे हमें इस गैस में लगा देना है, सिलेंडर वाल्व में लगा देना है। उसके बाद यहां से हमें सिलेंडर वाल्व को ढीला करना है ताकि गैस निकल करके इसमें से आगे जाए और पाइप तक जाए, और उसके बाद हम पाइप को भी ढीला करेंगे। देखिए इस प्रकार से हमें ढीला करना है। तो सबसे पहले यहां सिलेंडर वाल्व से हमें गैस को थोड़ी सी ढीला करना है, और सिलेंडर वाल्व का ये जो पाइप लगा है जो गेज के पास है, इस वाले नट को, यानी जो गैस है ये वाली पाइप है, इसके अंदर बाहर की नमी है, तो इस नमी को भी हमें बाहर निकालना होगा। बाहर निकालने के लिए हम इस नट को थोड़ा सा ढीला करें तो गैस उड़ा सकते हैं, लेकिन हम इस हैंडल को भी ढीला करके गैस को उड़ा सकते हैं। देखिए हैंडल को हम थोड़ा सा ढीला करेंगे और जब हमारी फ्रियान गैस निकलने लगेगी, देखिए व्हाइट कलर की निकलने लगेगी, यहां से हम थोड़ी सी गैस को उड़ा देंगे ताकि इस पाइप के अंदर की नमी भी बाहर निकल जाए। नहीं तो इतनी ही नमी जा करके पूरे सिस्टम में कहीं चोक हो जाएगा, यानी कहीं पे चोक कर देगी, कहीं पे जाम कर देगी, जिससे गैस का बहाव रुक जाएगा। तो क्या करना होगा, यहां से देखिए जो हमारा ये वाला गेज है, कंपाउंड गेज है, इसके हैंडल को भी हमें थोड़ा सा ढीला करना होगा ताकि गैस निकल करके फ्रिज के अंदर जाए। देखिए यहां से हमने थोड़ा सा स्टैंडिंग प्रेशर इसके अंदर भर रहे हैं, तो यहां से हम हैंडल को थोड़ा सा ढीला करेंगे। देखिए जैसे ढीला करेंगे पाइप, ये गेज हमारा थोड़ा सा सुई ऊपर उठेगी, और फिर जैसे ढीला करेंगे देखिए गैस इसके अंदर जा रही है, यानी हमारे फ्रिज के अंदर गैस जा रही है। तो यहां से हमने हैंडल को ढीला किया, देखिए गेज की जो सुई है वो ऊपर जा चुकी है। अब हमें फ्रिज के कंप्रेसर को चालू करना होगा। तो यहां से देखिए हमने फ्रिज के कंप्रेसर को चालू किया। गेज की सुई देखिए, यहां पर गेज की सुई देखिए हमारा कंप्रेसर मोटर चल रहा है, और जो गेज की सुई है वो जीरो से बहुत ही थोड़ा सा ही ऊपर है। इसको जो थोड़ा सा ही ऊपर है ना, जो इसका पहला पॉइंट है, वैसे ये जो गेज है देखिए R410 का, यहां पे नीचे लिखा हुआ है देखिए 410A, तो ये 410 का मतलब हाई प्रेशर गेज है। तो इसका जो जीरो है ना, जीरो के बाद ये जो पहला वाला पॉइंट है वही इसका 10 है, और उसके बाद दूसरा पॉइंट 20 है। तो पहले पॉइंट से थोड़ा सा इसको ऊपर उठाना है। थोड़ा सा हमने फिर से गेज को खोला, हैंडल को, और फिर से बंद कर दिया। अब हम अपने जो गैस है, इस गैस का भी हैंडल बंद कर देते हैं, क्योंकि अब हमें और गैस की जरूरत नहीं है। जितना गैस इसमें होना था उतना चार्ज हो गया, क्योंकि R134 का रनिंग प्रेशर होता है 12 से 15, तो यहां पर हम 10 से 12 भी कर देते हैं तो भी हमारा बढ़िया से ये कूलिंग करने लगता है। तो यहां पर देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहां पर इसके हैंडल को हम टाइट कर लेते हैं। तो देखिए गेज की जो सुई है वो जीरो से लेकर के थोड़ा सा आगे, और पहला जो पॉइंट है उससे भी थोड़ा सा आगे हो चुकी है, मतलब 12 से 15 के बीच में गेज की सुई हो चुकी है। तो इस प्रकार से हमारी जो फ्रिज है इसमें गैस चार्ज हो चुकी है, और ये जो कंडेंसर है ये पूरा हीट हो रहा है, और ये इवापोरेटर बिल्कुल बहुत ही तगड़ा ठंडा भी हो रहा है। अभी हम आपको इस पर बर्फ जमा के भी दिखाते हैं, और टेम्परेचर डिजिटल थर्मोमीटर से इसके टेम्परेचर को भी चेक करके दिखाते हैं। देखिए हमारे पास ये थर्मोमीटर है, अभी देखिए बिल्कुल ऑफ पोजीशन पे है, ये ऑन ऑफ की बटन होती है, इसमें हमने ऑन किया। ये टेम्परेचर देखिए दिखा रहा है 28, इस समय 31 दिखा रहा है ना, देखिए 32। ये नॉर्मल टेम्परेचर है 32 इस समय जहां पर हम हैं, यानी यहां पे रूम टेम्परेचर 32 है। और अगर इसको हम कंडेंसर से टच करवाते हैं, यहां पर देखिए ये कंडेंसर है, और अगर इसको कंडेंसर से टच करवाते हैं तो देखिए 32 है ना, और 32 से और आगे देखिए 32.1 हुआ, 32.2 हुआ है ना, 32.4 हो गया ना, 32.7, 32.9, 32.2, 33.2, 33.4 है ना, ये हीट हो रहा है 33.7, मतलब कितना तेजी से ये गर्म हो रहा है कंडेंसर, उतना ही तेजी से एवापोरेटर ठंडा हो रहा है। अब हम करते हैं एवापोरेटर को आपको दिखाते हैं, यहां एवापोरेटर में इसको रख देते हैं, और एवापोरेटर में हम इसको टच करवाते हैं। और अब देखिए इसको ये 34 तक हमने तो पहुंचा दिया था ना, ये थोड़ी देर लगेगा टाइम। अभी देखिए थोड़ी देर का मतलब शुरुआत में देखिए 34.7 है, 6 हो गया, देखिए कम हो रहा है टेम्परेचर 34.3। तो देखिए हमारी फ्रिज बिल्कुल अच्छी प्रकार से कूलिंग कर रही है, ठंडा कर रही है। एक बार हम इसकी आवाज सुनाते हैं जो एवापोरेटर है। सुन पा रहे होंगे आवाज, अगर इस प्रकार की आवाज आने लगे तो समझिए फ्रिज हमारी बिल्कुल अच्छी प्रकार से कूलिंग कर रही है, मतलब गैस चार्जिंग इसमें बहुत ही परफेक्ट हुआ है। इस प्रकार से अब हम दिखाते हैं, देखिए इसके अंदर टेम्परेचर मीटर में देखिए क्या आ गया, देखिए 26.3, 26.0 है ना, देखिए 25.9। अभी तो ये यहां पे केवल रखा हुआ है, और अगर आगे इसको देखिए, ये जो एवापोरेटर है ये अभी पूरा खुला हुआ है, बिल्कुल खुले में लगाया हुआ है, फिर भी बहुत जबरदस्त कूलिंग कर रहा है। इसको आगे हम इसको पैक करेंगे थर्माकोल वगैरह लगा करके, फिर आपको बढ़िया कूलिंग दिखाएंगे। इसके टेम्परेचर को माइनस में ले जाकर के दिखाएंगे, -16, -20 तक इसका टेम्परेचर जाएगा, बहुत ही अच्छी प्रकार से कूलिंग होगा। बाकी अभी खुले में भी ये और अधिक टेम्परेचर डाउन जाएगा, देखिए 24.6 हो गया ना, है ना। तो इस प्रकार से ये एवापोरेटर
टेम्परेचर बहुत ही जबरदस्त 24.5 हो गया, देखिए 24.4 हो गया, तो बहुत ही अच्छी प्रकार से कूलिंग कर रहा है। तो इस प्रकार से हम फ्रिज में गैस चार्ज कर सकते हैं। इस गैस चार्जिंग से रिलेटेड आपका अगर कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके बताइए। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब हमने वैक्यूम किया इसमें तो एक चीज इसके साथ ये हुआ कि इसका इवापोरेटर टेढ़ा हो गया। देखिए ज्यादा वैक्यूम करने के कारण ये इवापोरेटर टेढ़ा भी हो जाता है, तो इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा वैक्यूम नहीं करना है, नहीं तो ये इवापोरेटर टेढ़ा हो जाता है। तो हमने ज्यादा वैक्यूम करने के कारण भी होता है और ये प्रेशर भरने के कारण भी होता है। तो प्रेशर तो हमने ज्यादा भरा नहीं, वैक्यूम करते समय ये टेढ़ा हो गया। तो देखिए इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। बाकी इससे रिलेटेड आपका कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।